फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सुबह के 4:30 बजने के साथ ही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आपने स्टार्टिंग में तो वीडियो देख ही लिया था, जो कि एक वॉल्केनो को लेकर है। तो ये वीडियो दिखाने के पीछे इंटेंशन था कि हम लोग को न्यूज़ तो नहीं देखनी, लेकिन हमको ये देखना होता कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन सी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। तो उस वीडियो के दिखाने के पीछे जो इंटेंशन था वो यही था कि एग्जाम के लिए आपके क्या इंपॉर्टेंट है वो पूछना। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले आज मैं अपना वीडियो शुरू करने वाली हूँ कल के क्वेश्चन से। तो अगर आपने कल का मेरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा है तो आज पता चल जाएगा कि आप चीज़ों को कितना ज़्यादा रिवाइज कर रहे हैं। तो आज मैं क्वेश्चन जो करने वाली हूँ वो हो जाएगा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को लेकर, और ये मैंने कल आपका पूरी डिटेल में कवर किया था। इसका आंसर आपको देना है। तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसको हम CAC भी कहते हैं। तो वो न्यूज़ में देखा जा रहा था, मैंने सब बताया कि न्यूज़ में क्यों देखा जा रहा था और ये कमीशन होता क्या है। तो ये किन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ। ऑप्शन बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO। ऑप्शन सी, यूनिसेफ एंड यूनेस्को। एंड ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इन वीडियोस की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ से जाकर सारी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा तो उससे जुड़े हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हो जाएगा मरापी वॉल्केनो, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। तो वो किस कंट्री में सिचुएटेड है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इंडोनेशिया, बी, न्यूजीलैंड, सी, रशिया एंड डी, तुर्कमेनिस्तान। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो मरापी वॉल्केनो है वहाँ पर इरप्शन देखने को मिली, जिसमें वहाँ के जो क्लाइंबर्स थे उसमें जो 11 क्लाइंबर्स है वो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं और उसमें 12 जो है वो मिसिंग है, और ये नंबरिंग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो ये मरापी वॉल्केनो है कहाँ। मरापी वॉल्केनो इंडोनेशिया के वेस्ट सुमात्रा में है। देख लेते हैं कि मरापी वॉल्केनो है क्या। तो मरापी वॉल्केनो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में से एक है, जो कि सुमात्रा आइलैंड में है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो डेडली इरप्शन हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1979 में, जिसमें 60 लोग मारे गए थे। और इस साल भी जनवरी और फरवरी में यहाँ पे इरप्शन देखने को मिला, और रिसेंटली आपको ये मंडे में भी देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023। तो इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो इसमें आपकी थीम जो हो जाएगी, आपको पता ही कि थीम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका 1 से 2 नंबर बढ़ा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन बी, हार्मनी इन हीलिंग। ऑप्शन सी, लेट कम्युनिटीज लीड। एंड ऑप्शन डी, कम्युनिटी फॉर हीलिंग। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, लेट कम्युनिटीज लीड। तो एड्स क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सब क्या होता है, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं उसके बारे में। वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसकी जो इस बार की थीम है वो है लेट कम्युनिटीज लीड। और ये थीम ये हाईलाइट करती है कि HIV के लिए कम्युनिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर हमको 2030 में हम एड्स को ख़त्म करना है तो हमें कम्युनिटी की नीड सबसे ज़्यादा है। तो आपको, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो एड्स को ख़त्म करने का ईयर रखा गया है 2030, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। तो वर्ल्ड एड्स डे एक इंटरनेशनल डे है जो कि एड्स के बारे में अवेयरनेस रेज करता है
और साथ ही साथ जो लोग एड्स की बीमारी से मर चुके हैं उनके लिए भी वो दुख जताता है, और उसके साथ ही साथ जो एड्स को लेकर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आ रहे हैं तो उसको लेकर वो सेलिब्रेट भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वाइट लंग सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज। वाइट लंग सिंड्रोम जो कि न्यूज़ में है, तो उसका जो एजेंट है वो कौन है, यानी किसके द्वारा वो फैल रहा है। तो वाइट लंग सिंड्रोम होता क्या है, वो कैसे होता है, वो किसको होता है, उन सब के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा ए वायरस के थ्रू फैल रहा है, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ एंड डी फंजाई। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी बैक्टीरिया। कैसे वो भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे जो बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन है या निमोनिया वो बच्चों में देखने को मिल रहा है, और इसमें जो एंटीबायोटिक्स है वो भी इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रही है। और अगर चाइना में देखें तो इस तरह के जो केस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसी के साथ ही साथ अगर वाइट लंग सिंड्रोम को देखें तो वाइट लंग सिंड्रोम नाम दिया क्यों, वो भी मैंने आपको बताया था कि जब एक्सरे होता है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है तो उस पर वाइट कलर के पैचेस दिखते हैं, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया। और चाइना के साथ ही साथ ये जो बीमारी है ये यूएस, नीदरलैंड्स और डेनमार्क में भी देखने को मिल रही। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बीमारी तो बच्चों में हो रही है, लेकिन कितने साल से कितने साल तक के बच्चों में ये बीमारी देखने को मिल रही, ये आपका क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है अयोथीथास पंडितार। अयोथीथास पंडितार जो हैं जिनका स्टैचू रिसेंटली अभी चेन्नई में अनवेल किया गया है, तो उनके बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो आपको इस पे ज़रूर फोकस करना है नोट के ऊपर, क्योंकि काम में हम कहीं ना कहीं इसी पर ट्रैप हो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि कहाँ पे नहीं पूछ रहा है। हमको हमेशा लगता है कि वो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, और हम क्वेश्चन आते हुए भी उसको गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ही फाउंडेड द्रविड़ महाजन सभा इन 1891। उन्होंने 1891 में द्रविड़ महाजन सभा को फाउंड किया। ऑप्शन बी, उन्होंने द्रविड़ पांडियन मैगजीन को लॉन्च किया। ऑप्शन सी, वो एक वैद्य या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे। ऑप्शन डी, ऑल द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट दी गई वो करेक्ट है। तो आपका इसमें कौन सी नहीं करेक्ट है, वो हो जाएगा सी। और उसके अलावा आपकी उन्होंने द्रविड़ महाजन सभा भी फाउंड की थी, वो भी सही है, और उन्होंने द्रविड़ पांडियन भी लॉन्च किया था, वो भी सही है। तो इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसी दिसंबर में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टैलिन, उन्होंने इनकी की स्टैचू को अनवेल किया। और ये कौन थे, ये एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट थे। तो ये कब पैदा हुए थे, ये 1845 में मद्रास में पैदा हुए थे, और इन्होंने द्रविडियन आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए द्रविड़ महाजन सभा को फाउंड किया था 1891 में। और उन्होंने किसके साथ फाउंड किया था, वो थे आपके रत्तामलाई श्रीनिवासन। और 1876 में इन्होंने एक अद्वैता नंदन सभा भी सेटअप की थी, और साथ ही साथ इन्होंने मैगजीन द्रविड़ पांडियन भी लॉन्च की थी। इनको जो इन्होंने लॉन्च किया था तो वो इन्होंने जॉन रेथिना के साथ लॉन्च किया था। तो एक ऐसे एक्टिविस्ट थे कि 1891 में जो सेंसस हो रहा था तो इसमें इन्होंने बोल दिया था दलितों को कि आप डायरेक्ट ये लिखना कि आप हिंदू नहीं हैं, और वहाँ पे आप कास्टलेस द्रविडियन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इनकी जो एंटी कास्ट एक्टिविटीज़ थी तो उससे श्रीलंका के जो अनागरिका धर्मपाला थे वो भी इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। और इनकी जो लाइफ डेडिकेट होती है वो पूरी की पूरी सोशल जस्टिस को डेडिकेट होती है, और इसी काम के साथ ही इनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर आपको इशू आती है इंग्लिश में भी तो आप जाके PDF से हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की ही होगी। तो वहाँ पे जब आप जाके कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक स्कार्सिटी जनरेट की जाती है कि अगर आपने इस टाइम ये प्रोडक्ट नहीं लिया वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, या उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, या उसके पैसे बढ़ जाएंगे तरह को लेकर। तो रिसेंटली इंडिया में उसको बैन किया गया है। तो उस टर्म को क्या नाम दिया गया वो इसमें पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एस्ट्रोटर्फिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा गैस लाइटिंग, ऑप्शन सी डार्क पैटर्न, एंड ऑप्शन डी सॉक पपेट्री। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डार्क पैटर्न। तो हम देख लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन क्यों किया, और साथ ही साथ ये डार्क पैटर्न होता क्या, तो इसको हम पूरा वेल एक्सप्लेन करेंगे।
तो आपने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यूज़र को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ टैक्टिक्स खेली जाती, जिसमें जताया जाता है, जिसमें ऐसे झूठे दावे किए जाते हैं कि अगर ये चीज़ आपने नहीं ली तो वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ फोर्स बंडलिंग की जाती है। और जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी सब्सक्रिप्शन के लिए भी हमको ट्रैप किया जाता है। तो रिसेंटली ये चीज़ नोटिस हुई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको उन्होंने बोला डार्क पैटर्न। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया। उन्होंने उन सारे प्लेटफॉर्म को बैन किया जो कि इस तरह की चीज़ों को करते थे। तो इसी के साथ ही साथ हम देख लेते हैं डार्क पैटर्न होता क्या है। तो डार्क पैटर्न एक अनएथिकल यूज़र इंटरफेस इंटरेक्शन होता है जो कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो यूज़र्स हैं उनको मिसलीड किया जा सके, उनको वो दे सकें जो कि उनके कंपनी के फ़ायदे के लिए हो, और ट्रिक के थ्रू उनको वो चीज़ हम दे सकें जो कि उनके काम की ना हो या जो वो चाहते भी ना हो। लेकिन उससे फ़ायदा किसका होगा? उससे फ़ायदा होगा कंपनी या प्लेटफॉर्म का जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो डार्क पैटर्न के थ्रू जो कंपनीज है वो करती क्या हैं, वो यूज़र की जो राइट टू फुल इंफॉर्मेशन है उसको ले लेती हैं और उसके बाद उसको अपने हिसाब से यूज़ करती हैं कि कब आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अगर आप सोचते हैं या आप किसी से बात करते हैं कि हाँ यार मुझे शूज़ चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो कुछ टाइम के बाद आप गूगल पे देखते हैं कि उस चीज़ की ऐड आने लगती है। तो वो सब भी इसी के थ्रू होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है डार्क पैटर्न्स के, जैसे कि आपका होता है बेसलेस काउंटडाउन फॉर ऑनलाइन डेज। आपने देखा होगा कि बोल देंगे 4 days टू गो, मतलब इतने दिन बाकी हैं, इस टाइम के बाद आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, आप अभी ले लो वरना फिर आपको इससे ज़्यादा का मिलेगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो सब इसी के अंडर में आता है। नेक्स्ट है विच स्टेट क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ 13 सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप। किस राज्य ने 13वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान एंड डी केरला। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए पंजाब। तो पंजाब ने जो हमारी चैंपियन टीम थी हरियाणा, उसको हराकर जीत हासिल की। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था चेन्नई में। तो आपको पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि चैंपियनशिप किसने जीती, या ये पूछेगा कि ये हुई कहाँ। उसके अलावा और इतना ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बट अगर तब भी लगता है कि आपको नहीं और ज़्यादा पढ़ना है तो PDF में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर इसको पढ़ लेंगे। तो आज ही के क्वेश्चन से आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है जो कि हो जाएगा इंडोनेशिया। आपको वर्ल्ड मैप में जाके इंडोनेशिया को देखना है, उसके बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले क्वेश्चन ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में इसको लेके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में भी आप इसके बारे में जो भी आपको पता है या आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो भी आप डिस्कस करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।